हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और यार आज का ये वीडियो उन सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए है जो नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता यार, आप अभी 11th टू 12th मूविंग हो या फिर आप अभी 12th में आए हो, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की या फिर आप ड्रॉपर हो, तो ये वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर 650 प्लस टारगेट करना है, आपको बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज एम्स टारगेट करना है, तो आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पूरे साल में फॉलो करनी है, क्या क्या आप ऐसी चीजें कर सकते हो जिससे अगर आपका 11th वाला पार्ट स्ट्रांग नहीं है या 11th वेस्ट हो गया है, तो आपको उन सारी चीजों को कैसे रिकवर करना है, सारी चीजों को कैसे मैनेज करके चलना है, बैकलॉग रिवीजन सब कुछ कैसे एक साथ जो है साथ में चलते हुए आप कैसे उसको मैनेज करके चल सकते हो, प्रॉपर वीडियो में बताऊंगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो मेरे से जब भी पूछा जाता है कि भैया आपकी इतनी अच्छी रैंक थी, आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई, तो ऐसा कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है या कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी इतनी अच्छी रैंक आई, तो मैं हमेशा से बोलता हूं कि जो नीट एग्जाम है वो आपके आईक्यू को टेस्ट नहीं करता है, वो जो एग्जाम है ये आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट नहीं करता है, ये टेस्ट करता है कि क्या आप कंसिस्टेंट हो। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, मेरे साथ क्या एक बहुत अच्छी बेनिफिशियल बात हुई कि मैं पूरे साल कंसिस्टेंट रह पाया, मेरे साथ कोई हेल्थ इशू नहीं आया, बहुत कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं आया, थोड़ा बहुत तो यार चलता रहता है, बुखार हो गया या सर्दी जुकाम हो गया, बट कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं हुआ या मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। मैं कोटा में अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, पूरे 2 साल मैं वहीं पे रहा एंड पूरे 2 साल मैंने वहीं पे कंसिस्टेंटली अपनी तैयारी की। तो कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन रखोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे। इसके अलावा अगर आप कोचिंग करते हो तो कोचिंग आई डेफिनेटली रिकमेंड, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, आप यूट्यूब से पढ़ते हो, तो दैट्स आल्सो ओके, बट एटलीस्ट आई रिकमेंड कि आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी जरूर आप एनरोल कर लो। क्यों? क्योंकि कोचिंग आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक कॉम्पिटिटिवनेस प्रोवाइड करता है। आप जब देखते हो या कंपीट करते हो, टेस्ट देते हो अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, तो आपको अंदर से इंट्रिंसिकली आप मोटिवेट होते हो कि हाँ मुझे और अच्छा परफॉर्म करना है। तो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी कोचिंग में जाओ, बट एटलीस्ट एनरोल हो जाओ ताकि आपको एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम मिले। यूट्यूब पे चीजें अवेलेबल है, बट बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, वो डिसिप्लिन आपको एक कोचिंग प्रोवाइड करेगा। तो 6 घंटे में मान के चल रहा हूँ आप लोगों के कोचिंग में डेली चले जाएंगे। प्लस इसके अलावा मुझे आपसे क्या चाहिए कि आप 6 घंटे की ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन में पढ़ते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। उस ट्रैप में मत फंसना कि यार भैया मेरा तो कोचिंग में ही पूरा दिन चला जाता है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ कोचिंग टेक्स माय होल डे। ठीक है, तो ये बहुत स्टूडेंट्स मेरे को आके बोलते हैं कि भैया पूरा दिन तो कोचिंग में ही चला जाता है, मुश्किल से 2-3 घंटे मिलते हैं, वो भी हमारा कोचिंग होमवर्क करने में चला जाता है। ये चीज आपके साथ नहीं चलेगी। अगर आप ऐसे मोड पे जी रहे हो, देन ट्रस्ट मी, सिर्फ कोचिंग के दम पे बिना सेल्फ स्टडी के सिलेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, सो अब जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं, कोचिंग पे बहुत स्टूडेंट्स में से रिकमेंडेशन वगैरह पूछते हैं, तो लो कॉस्ट एंड अगर आप में से पूछोगे कि यार हमारे पास ज्यादा बजट नहीं है, तो मेरे पास एक बहुत अमेजिंग ऑफर है, ये सुन के आप शॉक्ड हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ ₹1 में नीट और जेईई की प्रिपरेशन। जी हाँ, ये बहुत शॉकिंग है, बट मुझे भी ये चीज पता लगा। अभी मैं रिसेंटली इवेंट में गया था, तो वहां पे मुझे पता लगा कि अनअकैडमी का एक पूरा ही नया रूप आ चुका है, नया अवतार आ चुका है। सर वहां पर एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था कि यार अगर चैट जीपीटी से भी आप पूछते हो कि हमें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म बता दो, तो वहां पर भी यही आता है कि अगर आपको सीरियस प्रेप चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रेप चाहिए, तो अनअकैडमी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। और ऑनेस्टली बताऊं, मुझे भी ये बात काफी हद तक सही लगती है, बिकॉज अनअकैडमी के अंदर जो एडुकेटर्स है ना, उन्होंने टॉप नीट और जेईई रैंक्स प्रोड्यूस किए, तो वो सारे जो टॉप एडुकेटर्स है वो यहाँ पर पढ़ाते हैं। उसके बाद उन्होंने इवेंट में अनाउंस किया कि प्राइम जो है, अनअकैडमी प्राइम, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ₹1 में मिलेगा। सर ये क्रेजी पार्ट है कि प्राइम का ट्रायल आपको सिर्फ ₹1 में मिल रहा है। इसमें आपको यार प्राइम टैब मिलता है, जहां पर यहाँ के सारे टॉप एडुकेटर्स के बिल्कुल टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और एडुकेटर वाइज अरेंज्ड जो है लेक्चर्स यहाँ पर मिलते हैं, एंड साथ ही साथ PYQ बेस्ड भी मिलता है। उसी के साथ आपको DPPs और क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम सॉलिड हो। और अगर पढ़ते वक्त आपको डाउट आ जाता है तो इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग फीचर भी अवेलेबल है। इसी के साथ एक बहुत अमेजिंग फीचर है अनअकैडमी कम्पीट, जहां पर आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ कम्पीट करके एक लीडर बोर्ड पे क्लाइम कर सकते हो। और टेस्ट में आपको एक इंप्रूव टेस्ट एक्सपीरियंस, जहां पर आपको डिटेल्ड एनालिसिस, रिजल्ट और अपने परफॉर्मेंस को भी आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से ट्रैक कर पाओगे। सो जेईई या नीट प्रेप के लिए ये सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन में से एक है। एंड अगर आप सीरियसली जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं लिंक सारी नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूं, अभी जाकर के उसको चेकआउट करो। अभी स्क्रीन पे QR कोड भी डिस्प्ले कर देता हूं, इसे भी डायरेक्टली स्कैन करके भी वहां पहुंच सकते हो। अब वापस आते हैं हमारे वीडियो पे।
सर मैंने आपको कोचिंग का पार्ट बता दिया, सेल्फ स्टडी का पार्ट बता दिया, अब बात करते हैं कि रिसोर्सेज क्या यूज करें। कोचिंग में तो हमें मॉड्यूल से पढ़ा दिया गया, लेकिन अब हम अपनी जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो हमें कौन से रिसोर्सेज को प्रायोरिटी पे लेनी है। सो सिंपल सा पॉइंट है, अगर मैं फिजिक्स कर रहा हूं ना, तो फिजिक्स में आजकल एनसीईआरटी फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आपके कोचिंग में आपको मॉड्यूल से पढ़ा दिया गया है, आपके नोट्स बन गए हैं, वापस आने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी फिजिक्स खोल के जरूर देखो कि यार कोचिंग में जो जो पढ़ा दिया गया है उसको एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है, ताकि मुझे कॉन्सेप्ट का आइडिया लगे, क्या क्या चीजें यहां पर बताई जा रही है उन सब चीजों का आइडिया लगे। देन मॉड्यूल्स का क्वेश्चंस आप करो, यानी कि मॉड्यूल में जो भी आपको पढ़ाया गया है उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो आप करो। आपके कोचिंग मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मॉड्यूल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डीपीपी करो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और हैंडबुक करो। ये जो चीजें हैं, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस है और जो हैंडबुक है, ये जो चीजें हैं ये रिवीजन के लिए आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि टाइम के साथ आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि सारा का सारा मॉड्यूल आप फिर से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, देन केमिस्ट्री में आओगे, एनसीईआरटी केमिस्ट्री अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया आपका, मॉड्यूल हो गया, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्लस नोट्स। ये नोट्स मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिए हैं, यानी कि नोट्स में क्या होता है, अगर ऑर्गेनिक है या लेट्स से इनऑर्गेनिक के कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर्स है, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग को भी इनऑर्गेनिक में गिनते हो, अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करो, तो ये जो चैप्टर्स है अगर इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग को काउंट करोगे तो ये काफी कंसेप्चुअल चैप्टर्स है, कहीं कहीं पे उसको फिजिकल में काउंट करते हैं, बट अगर आप कहोगे तो इनऑर्गेनिक में भी 2-3 चैप्टर हैं जो बहुत कंसेप्चुअल है, उनके लिए नोट्स आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। ऑर्गेनिक तो पूरा ही आपके टीचर्स के नोट्स से अगर आप पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। एनसीईआरटी नो डाउट आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बट साथ ही नोट्स पढ़ते चलोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनी रहेगी, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप बहुत अच्छे से उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, देन मैं बायो पे आ रहा हूँ। बायो में यार आपका एनसीईआरटी बायो हो गया, वो तो करना ही ऑब्वियसली बाइबल होता है, तो एनसीईआरटी बायो कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, देन आप आ जाओ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एक एक लाइन जो है आप उसमें उस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं तो आपको ऐसा रिसोर्स चाहिए जो आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है। ऐसे बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है, मोस्टली कोचिंग के मॉड्यूल्स भी ऑलमोस्ट हर एक लाइन के क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आपके कवर करा देते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें करनी है। अब करना कैसे है, पता तो चल गया क्या करना है, टाइम वाइज कैसे करना है। तो मैंने इसको डिफरेंट फेजेस में बांटा है। अभी मार्च चल रहा है आपका, तो फेज 1 में मार्च अप्रैल में 2 महीने और 20 दिन के आसपास आपके पास टाइम है। तो ये 2 महीने 20 दिन में क्या क्या करोगे, देखो सिंपल सा है भाई। 12th क्लास आप अकॉर्डिंग टू कोचिंग चलते चलो, क्योंकि अभी आपके पास 1 ईयर का अगर टाइम है, कोचिंग आप ले रहे हो, तो कोचिंग में मोस्टली आपके 12th क्लास का ही पढ़ा रहे होंगे। तो कोचिंग में जब आपका 12th क्लास पढ़ा रहे हैं, आप अकॉर्डिंग टू कोचिंग उसको फॉलो करो, 12th क्लास का पढ़ते रहो। ठीक है, उसमें आपके कोचिंग में जो भी आपको पढ़ा दिया गया 2 घंटे आप एक्स्ट्रा लो वापस से आपके सेल्फ स्टडी टाइम में से। 2 आवर्स में क्या करोगे, जो भी मेरे क्लास में आज पढ़ाया गया, जो भी नोट्स मेरे बनवाए गए, मैं उसको फटाफट पलट के एक बार देख लूंगा, एक बार पढ़ लूंगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी में मेरे फ्रेश है। अगर मैं तुरंत उसको पलट के देख लेता हूँ, तुरंत पढ़ लेता हूँ, देन मुझे पता है कि यार ये जो चीजें हैं ये मेरे माइंड में रह जाएगी एंड मैं काफी लंबे टाइम तक इसको याद रख पाऊंगा। वही चीज अगर आप उसे टाल देते हो, बाद में पढ़ोगे, तो आपको क्लास में क्या बोला गया था वो चीजें याद ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेम डे 2 आवर्स दे करके अपना क्लास वर्क कंप्लीट कर लो, एटलीस्ट पढ़ने वाली चीजें कर लो। अगर आपका डीपीपी नहीं बन पा रहा है कोई बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम अलग से ले लेना। अब आते हैं 11th रिवीजन पे। 2 घंटा आपको 11th रिवीजन के लिए देना ही देना है। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 साल है, आपके पास अब 2 साल का टाइम नहीं है। तो पैरेलली मैं रिकमेंड हमेशा ही करता हूँ कि पैरेलली पढ़ते चलो। 11th रिवीजन 2 घंटे दो। अभी बेसिक्स से स्टार्ट करो, जहां आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स में आप पहले वेक्टर्स कर लो, ठीक है, बेसिक मैथ्स कर लो, एनएलएम कर लो, काइनेमेटिक्स कर लो, अगर केमिस्ट्री है तो मोल कॉन्सेप्ट कर लो, जीओसी कर लो, बायो है तो जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हो गए, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है, फिजियोलॉजी कर लो, कोई भी कर लो, या तो प्लांट फिजियोलॉजी कर लो, ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लो। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप बेसिक्स ऑफ 11th आप एटलीस्ट स्टार्ट करो एंड इन 3 महीने में टारगेट करो कि ये जो चैप्टर्स मैंने बताया आप ये कंप्लीट कर लो। अगर इसमें से कोई चैप्टर छूटा हुआ है, कोई चैप्टर बैकलॉग में है या बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो उसका वन शॉट देख सकते हो। बाकी आप जो रिवीजन जैसे नॉर्मली करते हो, प्रीवियस ईयर बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड, आप उसे करते रहो। ठीक है, सेकेंड फेज पे आ रहा हूं। सेकेंड फेज पे आता है हमारा जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, इस टाइम पे भी आपके कोचिंग में 12th ही चल रहा होगा। मोस्टली कोचिंग्स का क्या रूल होता है कि अगस्त, सितंबर या मैक्स टू मैक्स अक्टूबर तक वो क्या करते हैं, 12th का पढ़ाते हैं। मोस्टली ज्यादातर कोचिंग्स में जो सही पेस मेंटेन करते हैं वो अगस्त में ही 12th सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं।
ठीक है। तो अगस्त तक आपकी कोचिंग में मैं मान के चल रहा हूँ 12th चल रहा है, तो सेम फॉलो करना है। 11th रिवीजन 2 घंटे देने हैं, 2 घंटे आपकी क्लास की चीजें, 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। एंड जो यहाँ पर 2 घंटे 11th रिवीजन है, अब नेक्स्ट पार्ट करोगे, बेसिक्स आपके हो गए, बाकी का मैकेनिक्स कर लो, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी हो गया, रोटेशन हो गया, सब कुछ कर लो, SHM कर लो, वेव्स कर लो, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, वहां पर ह्यूमन फिजियो लिखा था, यहाँ प्लांट फिजियो लिख दिया। तो बेसिकली बाकी की 11th का रिवीजन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इन 6 महीने में कंप्लीट 11th आपकी रिवीजन में ही हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। 50% हो, 60% हो, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा आगे हेल्प करने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं फेज 3 में आऊंगा तब आपका 11th रिवीजन कोचिंग में भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी मैं बात कर रहा हूँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने जनरली मोस्ट कोचिंग्स में थोड़ा बहुत 1 महीने का प्लस माइनस हो सकता है। कुछ कुछ कोचिंग में अक्टूबर से 11 स्टार्ट होगा, कुछ कुछ कोचिंग में बहुत रेयरली नवंबर से स्टार्ट होगा, बट मोर और लेस यही पैटर्न होता है कि सितंबर अक्टूबर में आपका वापस से वो 11th पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे 11th रिवीजन आपको अकॉर्डिंग टू कोचिंग ही करनी है। क्लास से आने के बाद 2 घंटे जो भी 11th का पढ़ाएगा उसको पढ़ लेना है, 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एंड 2 घंटे अब आप करो 12th। यानी जब आपका 11 चल रहा है 4 घंटे 11th को दो, 2 घंटे 12th को। जब आपका 12 चल रहा था तो रिवर्स कर रहे थे, 4 घंटे 12th को दे रहे थे, 2 घंटे 11th को दे रहे थे। तो वैसा सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो करना है, 12th को देना है। एंड इस पे क्या कवर करना है यार, बैकलॉग। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, अगर 6 महीने 7 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा 12th सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है तो आपके बैकलॉग्स तो बनेंगे, क्योंकि सिलेबस का पेसिंग फास्ट है, वो जल्दी जल्दी आपकी सारी चीजें कवर करवाई जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि यार आपको बैकलॉग्स तो बन जाएंगे, एंड उन बैकलॉग्स को आपको तब कवर करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दिसंबर तक का जो फाइनल फेज है। जैन टू अप्रैल मान लो, दिसंबर टू अप्रैल लिख दिया मैंने, तो जैन मान लो, ठीक है। जैन टू अप्रैल बिल्कुल मॉक टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन करनी है यार। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। मोस्टली कोचिंग में फ्रीक्वेंसी एनीवेयर बिटवीन 3 to 7 डेज का होता है, तो हमें, मैं उस पर बात करूंगा आगे। तो 3 to 7 डेज में आपके मॉक टेस्ट हो रहे होंगे, पार्ट सिलेबस वाले। आपको हर एक मॉक टेस्ट यार अटेम्प्ट करना है, जितना हो पाए पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं भी हुई है तो भी कोई इशू नहीं है, जितना पढ़ा है उस बेसिस पे अपना मॉक टेस्ट दो, एंड उन्हीं क्वेश्चंस को देखो कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये वाले क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं, इन पे मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर एक मॉक टेस्ट देना है, एंड वीक एरियाज में फोकस करना है। और साथ ही साथ जो मैं हर साल एक वीडियो बनाता ही हूँ, सबसे हाई चैप्टर्स कौन से हैं, अगर सबसे हाई चैप्टर्स हैं तो उन हाई चैप्टर्स के अंदर सबसे हाई टॉपिक्स कौन से हैं। तो ये सारे वीडियोस आप मेरे देख लेना, अब उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेप करते रहना उस टाइम पे। अभी की बात नहीं है ये, उस टाइम की बात है, लास्ट फेज की बात है। तो साथ इसमें क्या क्या होगा, पहले पार्ट सिलेबस टेस्ट से स्टार्ट करोगे, देन 11th फुल सिलेबस पे मूव करोगे, साथ ही साथ 12th फुल सिलेबस करोगे, एंड देन फाइनली जो कंप्लीट फुल सिलेबस वाले टेस्ट्स होते हैं उसको आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे मैं आ रहा हूँ यार, ये बस वही है कि आपको पढ़ना कैसे है उस टाइम पे। मॉक टेस्ट जैसे आ रहा है, लेट से मेरा अगले हफ्ते मॉक टेस्ट आ रहा है, मेरे पास 6 दिन का टाइम बचा हुआ है, हर 7 दिन में हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, तो मेरे पास 6 डेज हैं। तो मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट सिलेबस अपना कंप्लीट प्रिपेयर करूंगा। तो मैंने प्रिपेयर किया, उसके बाद मैंने टेस्ट दिया, हर 3 से 7 दिन के बीच में मेरा टेस्ट हो रहा है। मैंने वीक एरियाज आइडेंटिफाई किए, टेस्ट का रिजल्ट आते ही अगले 2 दिन मैंने वीक एरियाज पे काम किया, ठीक है। तो उन वीक एरियाज को मैंने रिमूव किया, एंड देन बाकी के जो 4 दिन थे वो मैंने फिर अगले टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी से चलोगे, देन आई एम डैम श्योर कि आपके सारे वीक एरियाज भी कवर हो रहे हैं, आपका साथ ही साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग रिवाइज भी हो रहा है, बैकलॉग्स आपके ऑलरेडी दूर हो चुके हैं। अगर थोड़ा बहुत फिर भी बैकलॉग बच जाता है, उस टाइम तक भी बच जाता है, तो डेली 1 या 2 घंटे देकर के उस बैकलॉग को दूर करो। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हो तो दिक्कत है। सो यार, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, कमेंट से जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, एंड टेलीग्राम पे मैं ये पूरा पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ऐसे वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूंगा, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।